मॉर्निंग बच्चों, अब हम देख रहे हैं आज हम देख रहे हैं हमारी लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को मैं कवर कराऊंगी और इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी सीरीज़ की। और ये जो बुक है वो हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, ओके, सारे जो भी एमपी के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और उनके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हम ये बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए। ये हिंदी में है ये बुक, तो ये पूरा हिंदी में ही रहेगा और हिंदी में आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको खुद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, और अगर आपको समझना है इसको हिंदी में तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें क्या क्या दिया है हमारा। सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे जिसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो क्या है, हमारा भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, भारत का भूगोल। फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, भारत की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम विज्ञान देखेंगे, फिजिकल साइंस देखेंगे हम, और रसायन विज्ञान देखेंगे हम, केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजी देखेंगे, फिर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे, और फिर हम जो अनदर जो होते हैं वो सब देखेंगे विविध में। तो इस तरह से हम इस पूरी बुक को हम कवर करेंगे धीरे धीरे और इसको समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है, इतिहास। तो जो इतिहास है वो हम देखेंगे। इतिहास क्या होता है कि जो भी हमारा जो पुराना समय था जिसे अब लिख कर मतलब हम समझ सकते हैं, हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं, जिसे लिखा गया है वो क्या है, हमारा इतिहास है। जो भी हमारी प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई हैं वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का इतिहास बहुत ही सिंपल है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से है, उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय से लेकर कहाँ तक है, ये साउथ में फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहते हैं, भारतवर्ष और भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। हम भारतीय हैं और ठीक है, हम भारत के देश में रहते हैं और हम भारतीय, और इसे क्या कहते हैं, भारतवर्ष, महाकाव्यों में से भारतवर्ष कहा गया है। ये कहाँ से, हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिमों ने क्या कहा था, हिंद। तो ये हिंद शब्द कहाँ से आया है, ये हमें मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे उन्होंने हिंद कहा है, और यूनानियों ने क्या नाम दिया हमें, इंडिया। वो पहले कहते थे हिंदिया क्योंकि ये हिंदू रहते थे तो उन्होंने उसका नाम कर दिया इंडिया। ठीक है, और ये जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो 3 भागों में हमारे भारत को बांटा गया है, प्राचीन और आधुनिक और मध्यकालीन। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये जो 4 स्रोत हैं इससे हम इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है हमारे भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा वेद है, और वेद कौन कितने हैं, 4 है, ये सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को क्या कहते हैं, हम ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें कितने हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और जिसमें से वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र। जो हमारे ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं होत्र। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो विश्वामित्र
थे उन्होंने रचना की है ऋग्वेद की। ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः वो इसको समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, सोम भी एक देवता थे वनस्पति के, उनका भी उल्लेख हम देखेंगे। सोम देवता के बारे में हम इसमें जो वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे जो वनस्पति के देवता है। ठीक है, और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ है उसको क्या कहते हैं हम, खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ठीक है, जो चतुर्वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो क्या है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसमें उसके बारे में बताया गया है। तो इनको क्या कहा गया है, मुख भुजा जंघा और चरणों से उत्पन्न हुआ है। मतलब ब्राह्मण हमारा मुख है, ब्राह्मण क्षत्रिय हमारी भुजा है, वैश्य हमारी जंघा है और शूद्र जो है वो चरण है। ठीक है, इसका मतलब इनसे तुलना की गई है। अब हम देखेंगे जो इसमें नोट दिया गया है वो देखेंगे। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, इसमें जो एक धर्म सूत्र है और मतलब इसमें बहुत सारे सूत्र भी हैं। तो इसका जो धर्म सूत्र है वो क्या है, 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। इसमें वामनावतार के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। जो इंद्र है उसके लिए 250 और अग्नि जो है वो भी हमारे देवता है अग्नि, और इंद्र भी हमारे वर्षा के देव होंगे और अग्नि भी होंगे हमारे वनस्पति, मतलब वो भी एक देवता है अग्नि। तो उनकी 200 ऋचाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। और अब हम देखेंगे इसमें जो नोट लिखा है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। साहित्य मतलब ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। अब हम क्या देखेंगे कि ईसा पूर्व एवं ईसा, ये सब आप जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ जो कैलेंडर यूज़ होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो एक क्रिश्चियन कैलेंडर होता है, जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या बोलते हैं हम, ईसा पूर्व BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जो इसलिए हमारा क्या होता है, जैसे अभी हम जैसे हमारा जन्म हुआ था, जिससे किसी का जन्म है 2001 2002 का, और मृत्यु उसकी मान लो होती है 2014 2015 में। तो जो मृत्यु वाला सन है वो ज़्यादा है और जन्म वाला कम है। लेकिन जो ये जो कैलेंडर होता है ईसा, जो BC का हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ईसा मसीह के जन्म वर्ष वाला, उसमें क्या होता है कि जो जन्म का समय है वो ज़्यादा होगा, मृत्यु का समय वो होगा कम। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। और इसमें से हम इसे माइनस करके इनकी एज निकाल सकते हैं। 563 में से 483 को माइनस करके, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनके जन्म के इतने वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था और इतने वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई थी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। और ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD एनो डोमिनी से लिखा जाता है, और AD यानी क्या होता है, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं और आगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद क्या है, यह हमारा सेकंड वेद है यजुर्वेद। इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है यजुर्वेद। हम देखेंगे हमारे दूसरे वेद के बारे में जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। जो इसमें क्या है, इसमें नियमों के बारे में बताया गया है। ये हमारा क्या कहलाता है, यजुर्वेद। और इसके पाठककर्ता को हम अध्वर्यु कहते हैं। जैसे हम ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्र कहते हैं, वैसे यजुर्वेद के पाठककर्ता को जो होते हैं उसे हम अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, मतलब हम इसे गा भी सकते हैं और हम इसे पढ़ भी सकते हैं। तो ये गद्य पद्य दोनों है। सामवेद क्या होती है, ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। तो गाने की उत्पत्ति, संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। तो भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। इसके पाठककर्ता को हम क्या कहते हैं, उदात्र। ठीक है, और इसके पाठककर्ता को हम उद्रात्र कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारा चौथा वेद जो है हमारा अथर्ववेद। और अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, ये सारे वर्णन
अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो जैसे जो अथर्ववेद है उसमें हमारे सभी तरह का वर्णन आ जाता है, जैसे औषधि का हो गया, रोग निवारण, जादू टोना, मैरिज, आशीर्वाद, स्तुति, सब कुछ ही इसमें आ जाता है, अंधविश्वास। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये इसकी बुराई है कि निंदा करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बट ये कन्या के जन्म की निंदा करता है। और इसमें सभा और समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ। ठीक है, अब सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद हमारा अथर्ववेद है। देखिए सबसे बाद का वेद है ये अथर्ववेद, फिर भी ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और हमारा जो पुराण है उसके देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 पुराणों के बारे में बताया गया है। वैसे तो हमारे 3 पुराण नहीं है, लेकिन यहाँ जो मेन हमारे 5 पुराण है और इसमें जो 3 पुराण उसके बारे में बताया गया है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। और ये कौन से वंश का है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से है और वायु पुराण जो है हमारा गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मान लीजिए कि जो विष्णु जी हैं वो मौर्य हैं, विष्णु मौर्य। ठीक है, अब आप इसे याद रख सकते हैं, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, मतलब जो मछली है मत्स्य है वो 7 वाहन पे बैठी है, 7 वाहनों पे सवार है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु गुप्त होती है, हमें दिखाई नहीं देती, तो वायु पुराण हो गया हमारा गुप्त वंश। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको इसे याद करने के लिए बताई है। अब हम देखेंगे कि वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इन 6 वेदांगों से, मतलब वेदों के ये अंग हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षा के द्वारा समझ सकते हैं, ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेदों का ही उपयोग करते हैं, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद के द्वारा। अब भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध निवारण पुराणों में मिलता है, और जो है कि इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। तो ये जो हमारे पुराणों के रचयिता कौन है, हमारे लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से केवल 5 हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 5 हैं पुराण जो फेमस हैं, वो कौन कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ये हमने 3 देख लिए, ब्राह्मण और भागवत, इसमें 2 और हैं जो राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण किसका है, संबंधित वंश है इसका आंध्र सातवाहन। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं, और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की नहीं थी अनुमति, वे क्या करते थे, पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति क्या थी, मैत्रेयनी संहिता में बताई गई, जिसमें जुआ और शराब की तरह स्त्री को भी पुरुष का एक दोष बताया गया है, तीसरा दोष। ठीक है, इसमें भी कितनी बुरी बात बताई गई है, पर ये सच है कि ऐसा हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन जो शतपथ ब्राह्मण है ऋग्वेद के बाद जिसका स्थान है उसमें क्या कहा गया है, इसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शोक काल का मानक ग्रंथ है। जो सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जातक कथाएं। इसमें बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं जो उसमें दी गई हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का, अब जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान का जो ग्रंथ है कथावस्तु, उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है, गौतम बुद्ध के। ठीक है, जिनका बचपन का नाम हमारा कहता है इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का निवारण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, इनका ही नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जो चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, और यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो संस्कृत में सबसे पहले जो ऐतिहासिक लिखी थी, कथाएँ लिखी थी, घटनाएँ लिखी थी, उनको सबसे पहले किसने लिखा था, कलहण ने। कलहण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी, राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी है, उसकी व्याकरण की बुक है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है, पाणिनि। जब भी संस्कृत की बात आती है आपके अंदर आपको नाम आना चाहिए क्या, पाणिनि, क्योंकि वही संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं, वो सबसे प्राचीन लेखक हैं, और इससे मौर्य के पहले का इतिहास है। मौर्य युगीन राजनीति
प्राकृतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसके आगे का और देखेंगे अब हम देखेंगे कि कहते हैं कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण है उसका उल्लेख मिला है। ज्योतिष ग्रंथ है पर उसमें क्या है, यवन आक्रमण का उल्लेख मिला है। किसने लिखा है गार्गी संहिता? कहते हैं ने। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसने महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, जो पतंजलि का महाभाष्य उससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो योग गुरु है वही है ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें लेखक हुआ करते थे, यूनानी रोमन लेखक होते थे, चीनी लेखक होते थे। तो इसमें कौन कौन से यूनानी लेखक हैं हमारे? टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगास्थनीज, हाइमेकस और डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। तो ये हमारे लेखक हैं इसके, ये आपको याद रखने हैं। और जो टेसियस था वो क्या था? ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। हेरोडोटस क्या था? इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कैसे कहा गया? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक स्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस और आनेसिक्रिटस और आस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज क्या था? ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। इसने क्या करा है? मौर्य कुलयुगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। हाइमेकस कौन था? ये सीरियन नरिश आंतियोकस का राजदूत है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, लेकिन ये है कि हाइमेकस किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में। आपको सिर्फ ये याद रखना कि किसके राज दरबार में आए थे और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनीसियस यह है मिस्र नरिश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम देखेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन थे? फाहियान, हेनसांग, संयुगन, इत्सिंगी सारे हमारे चीनी लेखक थे। फाहियान क्या है? चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। जो MP की जनता है वो सुखी और समृद्ध है। देखिए ये बात किसने कही है? फाहियान ने। आप संयुगन कौन थे? 518 में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। ये देखिए ये लोग अपने हमारे देश में आया करते थे। हेनसोंग भी जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज कपिशा पहुंचा। 1 वर्ष की यात्रा की थी उसने और कपिशा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन चला गया था और ये क्या आया था? पढ़ने आया था। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था और इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। सियुकी, ओके। तो ये भी हमारा एक चाइनीज़ वर्ड है सियुकी और इस नाम से इसमें प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। जो सिंध में जो राजा था वो शूद्र था, इसने बताया ऐसा। और हिंसा के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। फिर इत्सिंग क्या था? ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतवर्ष का वर्णन किया है इत्सिंग ने।